नमस्कार, अमर उजाला के लिए मैं हूं अमन। इस वक्त मेरी मौजूदगी वाराणसी के संत अतुलानंद इंटर कॉलेज में है और यहाँ पर आप जो माहौल देख रहे हैं, ये माहौल पार्लियामेंट का है, देश के पार्लियामेंट का है। यहाँ देश की विभिन्न पार्टियों, जो प्रमुख राजनीतिक पार्टियाँ हैं, उसके डमी कैंडिडेट, डमी जो नेता होते हैं, वे लोग बैठे हुए हैं। हम स्टार्टिंग करेंगे विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी की जो अध्यक्ष हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सोनिया गांधी। इनसे जानेंगे कि इस समय यहाँ क्या है, कैसा विमर्श हो रहा है, प्रमुख विमर्श किन मुद्दों पर हुआ है। जी, प्रमुख विमर्श जो है तो वो विमेन रिजर्वेशन बिल पे है। उस पे हम डिलिमिटेशन कर रहे हैं, डिलिमिटेशन एक्ट पे, और हम ये भी बात कर रहे हैं कि हमारे भारत का जो फ्यूचर होना चाहिए उसका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों पे हमने कल जो है डिलिब्रेशन किया था। आज हमने सब एजेंडास डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने ये डिस्कस किया है कि विमेन एम्पावरमेंट कैसे किया जाए। उसमें हमारा स्पेशल एम्फेसिस था एजुकेशन के ऊपर, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के ऊपर और विमेन की जो प्रेजेंट कंडीशन है उसके ऊपर, जिसमें हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स भी सजेस्ट किए। मैंने पर्सनली बहुत सारे रिफॉर्म सजेस्ट किए, बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात की, जिससे कि हम ये चाहते हैं कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो जो विमेन की कंडीशन है इस समय, उस कंडीशन को इम्प्रूव कर सके और हमारी विमेन जो है वो ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट रिप्रेजेंटेशन पे हमारे इंडिया पे पहुंच सके। क्योंकि विमेन जो है, देखिए, अगर कोई नारी सशक्तिकरण, नारी का सशक्तिकरण होता है तो जो नारी होती है सिर्फ वही नहीं सशक्त होती, नारी के साथ उसकी पूरी जनरेशन सशक्त होती है। तो हमारा यही कोट रहता है कि जिस देश में नारी जो है सर उठाकर चलती है वो देश हमेशा सर उठाकर चलता है। जिस देश में नारी सर उठाकर चलती है वो देश हमेशा सर उठाकर चलता है, और यही हमारी लोकतंत्र की पहचान होती है। धन्यवाद। इसी मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी जी से बात करेंगे, उनसे हम जानेंगे कि सोनिया गांधी ने जो सवाल उठाए, जो मुद्दा उठाया है, उस पर उनका क्या जवाब था। नरेंद्र मोदी पीएम मोदी यहाँ महिला आरक्षण को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर तमाम जो है विपक्ष आपको घेर रहा था, उसमें आपका क्या जवाब है। सर, महिला सभी लोग जो है मुझे घेर रहे थे, भले ही घेर रहे हैं, पर जितना मोदी सरकार ने किया ना उतना किसी और सरकार ने नहीं किया है महिलाओं के लिए। अगर मैं लिस्ट को गिनना शुरू करूँ ना तो वो लिस्ट खत्म होने के नाम में उनकी सत्ता खत्म हो जाए, पर वो लिस्ट ना खत्म हो जाए। विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है महिला सुरक्षा के नाम पे आप बहुत लापरवाह हो गए हैं, सरकार लापरवाह हो गई, उस पर आपका क्या जवाब है। सर, विपक्ष जो है जो भी सवाल लगा रहा है, लेकिन अब मैं आपको लिस्ट दिखाती हूँ, मैं आपको बताती हूँ ये सब चीज़ें। उन्होंने जो है स्वच्छ भारत मिशन निकाला था, जो कि महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और स्वास्थ्य में सुधार, खुले में शौच से मुक्ति देने के लिए थी। अरे ये लोग केवल बातें करती हैं, लेकिन करता कौन है? पूरा मोदी सरकार करता है वो केवल। विपक्ष ये भी कह रहा है कि जैसे मनरेगा और जो सुरक्षा संबंधी योजनाएं हैं, सरकार उन्हीं योजनाओं को, जो कांग्रेस की योजना है, उन्हीं को आगे बढ़ाकर अपनी पीठ थपथपा रही। इस पर आपका क्या कहना है। सन 2014 से पहले भी कांग्रेस की सरकार थी। सन 2014 के पहले केसेस जूते नहीं उठते थे। क्यों? क्योंकि सन 2014 के बाद महिलाएं चुप रहना नहीं सीखी हैं, वो बोलना सीखी हैं, और इसीलिए केसेस बने और उन केसेस पे कार्रवाई भी हुई है, कार्रवाई होती है और हमेशा होती रहेगी। तो ये रहा पीएम का जवाब। हम यूपी की बात करेंगे। यूपी में अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव सपा की पार्टी काफ़ी मजबूत पार्टी रही है, और सांसद डिम्पल यादव अगर यहाँ कोई मौजूद हैं तो एक बार हम उनसे बात करना चाहेंगे। डिम्पल यादव की मौजूदगी यहाँ पर नहीं है, अखिलेश यादव हैं वहाँ पर, तो उनसे हम जानेंगे कि अखिलेश जी, क्या जवाब मिला है महिला सुरक्षा और तमाम जो विकास की बात हो रहे हैं, और इस समय सबसे ट्रेंडिंग मामला राम मंदिर का है, उस पर आपका क्या व्यू है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इनकी सरकार जब राम मंदिर बनाती है तब उसके नाम पे तो बहुत वोट मांगती है, पर जब उसी राम मंदिर में चंदे की चोरी हो जाती है तब इस सरकार की जवाबदेही खत्म हो जाती है। नहीं, सरकार का कहना ये है जब से मंदिर बने हैं तब से यूपी ही नहीं देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी बूस्ट हुई है, उसको लेकर क्या आप कहेंगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि राम मंदिर से देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी बूस्ट हुई है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसके नाम पे ही वोट मांगते रहें। आप आगे देश के आगे भी विकास के बारे में सोच सकते हैं और आगे भी इंफ्रास्ट्रक्चर मंदिर के अलावा भी बढ़ा सकते हैं। तो अखिलेश यादव का जवाब रहा है। एक दिन पहले की हम बात करेंगे, संसद के बाहर जो है सांसद पप्पू यादव ने धरना प्रदर्शन किया था और उन्होंने भगवा रंग के कपड़े पहने थे। उस दरमियान राहुल गांधी उनके सामने आए और गुल्लक में पैसे डालकर एक स्वांग रचा गया था, जिसमें यह दिखाया गया कि राम मंदिर से भगवाधारी लोग चंदे चोरी कर रहे हैं। इस विषय में हम राहुल गांधी से बात करेंगे। राहुल गांधी हमारे साथ हैं।
राहुल जी, ये जो मामला चल रहा है, ट्रेंडिंग मामला है राम मंदिर के, इसको लेकर आपका क्या व्यू है? विपक्ष मतलब जो सरकार है, मौजूदा सरकार, उससे आप क्या जवाब चाहते हैं? देखिए, सरकार जो है, सरकार ने कुछ छोटे लोगों पे इल्ज़ाम लगा के उनको जेल में डाल दिया, पर जो बड़े बड़े मंत्री या फिर बड़े जो पदाधिकारी हैं राम मंदिर ट्रस्ट में, उनका इस पर कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है। सरकार छोटे लोगों को जेल में डाल के बड़े लोगों को बचा रही है, और सरकार ने तो अभी तक ये भी नहीं क्लियर किया है कि कितना चंदा चोरी हुआ है। और ये कैसा ट्रस्ट है जिसमें कि 40 दिन का बस सीसीटीवी रखा गया, उससे पहले सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग वहाँ पे है ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर यानी कि राम मंदिर में सीसीटीवी रिकॉर्ड ही नहीं है वहाँ पे? आप लोग एक और डिमांड कर रहे थे कि जो साउथ के मंदिर है उसमें व्यवस्था जो है आप लोग के हिसाब से काफ़ी मजबूत है, काफ़ी सुदृढ़ पारदर्शिता उसमें है। इसको लेकर क्या ये व्यवस्था आप यूपी या देश के अन्य मंदिरों में लागू करवाना चाहते हैं? हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं, पद्मनाथ श्री स्वामी जी का मंदिर है, तिरुपति बालाजी का मंदिर है, तो वहाँ पे सदियों से लोग अपना चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। वहाँ पे तो ऐसी कोई घटना नहीं आई, वहाँ पे चंदा चोरी की घटना नहीं आई। 2 साल पहले यहाँ पे मंदिर पर चंदा चोरी की घटना आ गई, और किसको क्या पता कि चंदा चोरी, जिस समय चंदा डोनेट किया गया वो भी चोरी हो गया हो। और लेकिन जो साउथ के मंदिर हैं, आप देख सकते हैं, शिरडी के साईं जी हैं, उनका भी मंदिर है। तो ये ऐसे मंदिर हैं भारत के जिनमें चंदा हर साल सदियों से चढ़ते आ रहा है, पर उनमें ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। और ये बीजेपी की गवर्नमेंट जो राम मंदिर लाए, राम के नाम पे आए, राम मंदिर को लेकर आए, फिर वहाँ पे अयोध्या से हारे, फिर उसके बाद इन्होंने राम मंदिर बनवाया और उसमें भी इन्होंने चोरी कर डाली। आपको मालूम है बनारस में आपके खिलाफ FIR दर्ज हुआ है, इस पर आप इसको कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? नहीं, इस पे तो मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, अभी आपको नहीं। तो देखिए, राहुल गांधी को अपने ऊपर हुई FIR के बारे में नहीं मालूम, ठीक भी है, लेकिन एक दिन पहले का मामला है, और चूंकि कहाँ दिल्ली कहाँ बनारस, इस समय सबसे ट्रेंडिंग पॉलिटिकल पार्टी CJP बनी रही। जंतर मंतर पर जिस तरह उन्होंने पेपर लीक जैसे मामले को लेकर धरना प्रदर्शन किया था, उसके बाद तमाम सारी पार्टियां उनके अगेंस्ट खड़ी होती, कुछ समर्थन में भी रही, बच्चों पर लाठीचार्ज भी हुए थे। CJP से कोई है तो मैं उनसे जवाब मांगना चाहूँगा। CJP के लोग यहाँ पर नहीं हैं, और ये भी कहना है कि यहाँ अध्यक्ष बैठे हुए हैं, अभिषेक त्रिपाठी जी मॉडरेटर हैं, इनसे हम जानेंगे आज की कार्रवाई कैसे सुचारू रूप से चल रही है और पक्ष विपक्ष इनके सामने क्या प्रमुख रूप से डिमांड किए हैं। अभिषेक जी, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ संत अतुलानंद का कि वो इतना बढ़िया कार्यक्रम करा रहा है और अमर उजाला इसको कवर कर रहा है। ये एक यूथ पार्लियामेंट ऑल इंडिया पार्टीज़ मीट होता है, उसका एक स्वरूप है ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज़ मीट का। इसमें विपक्ष में जो राहुल गांधी जी हैं वो पूर्णतः ये सपोर्ट करने से मना कर रहे हैं कि जो डिलिमिटेशन आज हम लोग करना चाह रहे हैं, कहीं वो गैरीमेंडरिंग यानी कुछ ऐसी जनसंख्या को हटाकर तो नहीं कर रहे हैं कि वो एक तरफ हो जाए, उनकी जो चुनकर आए उनके रिप्रेजेंटेटिव वो कम हो, और वहीं जो सत्ता दल है वो ये बता रहा है कि हम किस तरह निष्पक्ष होकर पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अंदर किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे देश में। तो मुझे लगता है कि दोनों अपने अपने विचारों को रखने में आज बहुत ही काबिल थे और काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने रखा है। विपक्ष का एक और आरोप रहा है कि अध्यक्ष महोदय हमारी सुनते नहीं है, जब हम विरोध या मतलब कुछ बात रखना चाहते हैं तो हमें शांत करा दिया जाता है, ऐसा कुछ क्या करते हैं? जी, यहाँ पे तो ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी जी के पॉइंट्स रहे हैं वो बहुत ही एप्ट रहे हैं। उनको असली पार्लियामेंट में भी अगर जो हमारे संसद हैं, संसद में बैठे हैं लोग, उनको सुनना चाहिए, क्योंकि वो बार बार इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस को बता रहे हैं और कई सारी ऐसी चीज़ों निकाल कर ला रहे हैं। PIB की रिपोर्ट निकाल कर बता रहे हैं, PTS की रिपोर्ट निकाल कर बता रहे हैं, जो काफ़ी अच्छा है। पूरे के पूरे सदन को सुनने में उसको अच्छा लग रहा है और हमें भी जितने बार उनको मौका दिया जा सकता था दिया जा रहा है। इस सदन में हम उनसे भी बात करना चाहेंगे जो इस समय काफ़ी प्रमुख चेहरा रही हैं, कंगना रनौत जी। कंगना रनौत कहीं हैं, यहाँ पर बैठी हुई हैं। कंगना रनौत जी, आप थोड़ा सा आगे आ जाएंगे तो बात करने में आपसे सुविधाजनक हो जाएगी। कंगना जी, अभी आप कई बयान दी हैं, उसको लेकर विपक्ष आप पे हमलावर रहा है, इसको लेकर आप कैसे देखती हैं? मेरा कहना ये है कि जैसे कि वो प्रोटेस्ट में मैंने जो भी कहा था, मैंने उन सबको कहा था जो अपने देश को, अपने माता पिता को गाली दे रहे हैं कि मोदी ऐसा है, ये इंडिया भारत रहने लायक नहीं है। मैंने उन लोग को ऐसा कहा है क्योंकि वो लोग इसके लायक थे कि वो अपने देश को, अपने यहाँ जहाँ वो पैदा हुआ है यहाँ के लोगों को गाली दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पर इन लोग को रहने को दे रहे हैं, ये लोग यहाँ इन लोग को गाली दे रहे हैं, तो ये लोग इसके लायक थे। आपका एक बयान काफ़ी वायरल हुआ था, आपने ये कहा था 2014 के बाद इंडिया को आज़ादी मिली है, इसको लेकर आप क्या सोच रही हैं? इसके बारे में अभी मेरे को कुछ जानकारी नहीं है, तो उसके बारे में कुछ कह नहीं कर सकती। ठीक है, तो कंगना रनौत जी ये कह रही हैं कि 2014 वाला जो बयान था उसको लेकर अभी मैं कुछ बोलूँगी नहीं, लेकिन फिलहाल जो ट्रेंडिंग मामला चल रहा है इसमें इनका ये कहना है कि विपक्ष बार बार माहौल बना रहा है, चूँकि 2027 का चुनाव है और विधानसभा का चुनाव केंद्र सरकार पर, केंद्र के चुनाव में काफ़ी असर डालता है, इसलिए हम और कुछ महिला नेताओं से बात करेंगे, देखेंगे। यहाँ उससे पहले मैं संजय सिंह से बात करूँगा। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के काफ़ी प्रखर वक्ता भी कहे जाते हैं। संजय जी, आपने
जो माहौल इस समय चल रहा है, काफ़ी कुछ आपने बातें भी रखी थी देश की राजनीति को लेकर, और अभी महिला सुरक्षा और परिसीमन देश के विकास को लेकर बातचीत हो रही थी। तो आप क्या देखते हैं कि देश का विकास सच में मतलब जनता के अनुसार हो रहा है? मैं कहूँगी कि जनता के अनुसार नहीं हो रहा है, क्योंकि आजकल जैसे जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ था उस हिसाब से आजकल जो बच्चों के हिसाब से दुनिया नहीं चल रही। जैसे नीट का पेपर लीक हुआ था जिसके वजह से बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई थी। मेरे हिसाब से अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो ज़्यादा अच्छे से जनता के ओपिनियंस को रख सकती है और ज़्यादा बेहतर हो सकता है देश। संसद के बाहर कल एक काफ़ी वीडियो वायरल हुआ था, वहाँ पे सांसद जो है बैठ गए थे धरने पर चंदा चोरी को लेकर। आम आदमी पार्टी इसको कैसे देखती है? मेरे हिसाब से मैं कुछ खास इस पे कह नहीं पाऊँगी, क्योंकि जैसे जो लोग बैठे चंदा चोरी हुई है, क्या मतलब ये सही है देश के लिए, जब पब्लिक के ही हिसाब से, चूँकि ऐसे कई करोड़ों लोगों के भावनाओं का सवाल है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? मेरे हिसाब से ये अच्छा नहीं है, क्योंकि जितने मतलब लोग भक्त हैं, जो लोग अपने भक्ति से दान देते हैं, अगर वो चोरी हो जाए तो बहुत सारे लोगों का भरोसा उठ सकता है इन सब चीज़ों से, और जो लोग चोरी किए मेरे ख्याल से वो अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे जो अपराध हो रहे हैं तो उसके लिए क्या नियम कानून होना चाहिए, ऐसा आपका मानना है कि जो नियम कानून है उसको और सख्ती से उसका पालन करवाना चाहिए? हाँ, क्योंकि ऐसे सब जो चीज़ें होती हैं जैसे पेपर लीक वगैरह और जैसे चोरी वगैरह की चीज़ें पे मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा सेफ्टी रखनी चाहिए। और मंदिर खास वगैरह में काफ़ी चोरी होती है, तो मेरे ख्याल से मंदिर के आसपास जैसे राम मंदिर काफ़ी बड़ी और काफ़ी अच्छी जगह है, जो बहुत सारे लोग मानते भी हैं राम भगवान को। मेरे ख्याल से वहाँ पे उन लोग को ज़्यादा सेफ्टी लगानी चाहिए ताकि चोरी वगैरह ना हो। चलते चलते हम देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी बात करेंगे। अमित शाह कहीं बैठे हुए हैं तो प्लीज़ मैं उनसे बात करना चाहूँगा। अमित शाह हैं, बैठे हुए हैं। एनटीए जंतर मंतर के बाहर एनटीए मामले को लेकर जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे सीजेपी पार्टी के लोग, तो विपक्ष आरोप लगाया कि आपके ही निर्देश पर वहाँ लाठीचार्ज और तमाम जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, उसके लेकर आप क्या सोचना चाहते हैं? मैं इसके लिए कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी सरकार में ही पेपर लीक्स हुआ है, कांग्रेस जब थी तब भी पेपर लीक्स हुआ है, मेरे पास उसका प्रूफ है। 2006 में जब सीबीएसई का 12th का अकाउंटेंसी का पेपर लीक हुआ था, उस समय सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2006 में एम्स पोस्ट ग्रेजुएट एमबीबीएस का पेपर लीक हुआ था, तब सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2007 में AIEEE का पेपर लीक हुआ था, तब सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2007 में सीबीएसई 12th अकाउंटेंसी का पेपर लीक हुआ था, तब सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2008 PMT का पेपर लीक हुआ था, तब सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2009 रेलवे एग्जीक्यूटिव बोर्ड पेपर लीक हुआ था, तब सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2012 एम्स एमबीबीएस पेपर लीक हुआ था, तब सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। ऐसी बात नहीं है, उनकी गलतियों को छुपाया जाता है और हमारी गलतियों को बताया जाता है, और कुछ मामला नहीं है कांग्रेस से कहने का। बात करेंगे इनसे भी, असदुद्दीन से, उनके बाद हम योगी जी के पास है। ओवैसी जी, आप इस पूरे मामले को लेकर कैसे देखते हैं? पहले अमित शाह जी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में भी काफ़ी सारे पेपर लीक हुए जिसे उन्होंने गिनाया भी। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के समय पेपर लीक हुए थे, इसी वजह से तो लोगों ने उनको हटाया था। अब आप भी तो वही कर रहे हैं, लगता है अब आपका समय आ गया है हटने का। बार बार ये आरोप लगते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई एक विशेष समुदाय मतलब मुस्लिमों की तरफ ज़्यादा रहती है, बुलडोजर की कार्रवाई योगी सरकार पर ये आरोप लगते आए हैं, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? क्या इसके आप पक्ष में हैं कि आप क्या और कुछ इस मामले को लेकर आपको जो व्यू है वो क्या है? देखिए, किसी भी इनलीगल प्रॉपर्टीज़ को डेमोलिश करने का राइट म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के पास होता है, और योगी जी इन सब पे बुलडोज़र एक्शन करके एक पैरेलली अपना एक लॉ चला रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। और मैं उनको यह बताना चाहूँगा कि उन्होंने अभी सीएम योगी ने 30 से 35 स्पेसिफिक मस्जिदों को और 350 से ज़्यादा अनऑथराइज्ड रिलीजियस स्ट्रक्चर, मदरसा और मज़ार को हटा दिया है, जिन्होंने उनको अनऑथराइज्ड कहा है। क्या ये उनको करना था या फिर ये म्यूनसिपैलिटीज़ का हक है? योगी जी को ये करने का हक किसने दिया है? ये आपका सवाल है। इस सदन में सीएम योगी, प्रदेश के मुखिया हैं, उनकी भी मौजूदगी है। उनसे हम जानेंगे कि इस समय जो राम मंदिर का मामला चल रहा है और विपक्ष इनके खिलाफ और तमाम आरोप लगा रहे हैं,
योगी का क्या कहना है? सीएम साहब, आपके ऊपर आरोप लगे हुए हैं कि यूपी में जब से राम मंदिर बना हुआ है तब से तमाम तरह की मतलब वहाँ पे जो है कई अनर्गल काम हो रहे हैं और तब से ये मामला आ गया कि राम मंदिर में चोरी, चंदा चोरी का मामला, इसको आप कैसे देखें और विपक्ष को आपका जवाब क्या होगा? चंदा चोरी पर हमारी सरकार ने एसआईटी का गठन भी किया है, उसकी जांच हो रही है और जो जो उसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी से कड़ी सजा की जाएगी। जैसे हमारे भाई ने कहा कि बुलडोजर एक्शन हो रहे हैं, तो मैं यह सुनिश्चित करता हूं, चाहे वह हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जिस केस की आपने बात की उस केस में भी बुलडोजर एक्शन होंगे, सबके घरों पे होंगे। और इन्होंने कहा मस्जिदों और मुस्लिम ढांचों के बारे में जिनको ढाया गया, तो अगर सड़क पे आकर आप अपने ढांचे बनाओगे तो उनको गिरा के हमें विकास तो करना। आपका इशारा नमाज की तरफ है, नमाज की तरफ है। जो सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती थी उसको तो आपके आदेश के अनुसार बंद भी कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं एक कसक, एक नाराजगी मुस्लिमों को देखी जा रही है कि हम सरकार ने सड़क पर नमाज पढ़ने से मना कर दिया है। तो क्या ऐसे ही सख्त नियम आप मुस्लिमों के खिलाफ बनाते रहेंगे? हाँ बिल्कुल बनाते रहेंगे। और क्या आपको कोई केस ऐसा पता है जैसा कि हनुमान चालीसा सड़क पे बैठ के पढ़ी गई हो? अगर हनुमान चालीसा सड़क पे बैठ के नहीं पढ़ी जा सकती तो कुरान भी सड़क पे बैठ के नहीं पढ़ा जा सकता। तो सीएम योगी ने दो टुक में अपने जो उनकी अदा है कही जाती है कि दो टुक में जवाब दे दिया है कि हनुमान चालीसा जब सड़क पर नहीं पढ़ी जाती है तो नमाज सड़क पर क्यों पढ़ा जाए। तो ये रहा पूरा सदन का जो माहौल है, मैंने आपको दिखा दिया है संत अतुलानंद इंटर कॉलेज का जो कोई राजपुर में स्थित, यहाँ पर एक कमरे में पूरे सदन की कार्रवाई है, सदन का माहौल आप देख सकते हैं। मैं अपने साथी अभिषेक से कहूँगा एक बार कैमरा ये घुमा दें। यहाँ आप देख रहे हैं तमाम पार्टी के जो नेता है वो डमी के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं और देश के ट्रेंडिंग मामलों पर इन्होंने गर्मा गर्मी से बहसी की और बहस में उनको जवाब भी मिला है। खास तौर से मामला रहा देश में महिलाओं की सुरक्षा का, और उसके बाद राम मंदिर और उसके बाद एनडीए। ठीक है, स्पीच को भी हम सुन लेते हैं चलते चलते। लास्ट में ये हमारा महिलाओं की लिटरेसी रेट तो बढ़ती है, लेकिन अभी भी सेफ्टी इशू और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की कमी के जैसे चैलेंजेस मौजूद हैं। फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए हमें क्वालिटी एजुकेशन, डिजिटल एक्सेस, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पर फोकस करना होगा। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में वुमेन जो सिर्फ वोटर्स नहीं बल्कि लीडर्स, लॉ मेकर्स और डिसीजन मेकर भी बनना होगा। ट्रू डेमोक्रेसी तभी पॉसिबल है वुमेन को इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। नारी शक्ति से स्लोगन नहीं बल्कि इंडिया की फ्यूचर की रियल स्ट्रेंथ है। थैंक यू। क्या रहा और कैसे इसमें युवाओं की भागीदारी रही, कैसे देखते हैं इसको आप? ये पूरी तरह युवाओं का ही कार्यक्रम था और बच्चों ने मिल के आयोजित किया था। हम सब इसमें एक अतिथि की भूमिका में ही हैं और विमर्श एक तरह से हर सदन का लगभग क्रियान्वयन बच्चे करते हैं, संसद भवन से लेके और विधानसभा तक, और उसमें अपनी अपनी भूमिका तय करते हैं। कोई प्रधानमंत्री की भूमिका में होता है, कोई मंत्री की भूमिका में होता है, कोई सांसद की भूमिका में होता है और स्वस्थ विचार सामने आते हैं, स्वस्थ विचार रखते हैं, उस पर बहस करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं आज का जो बहस का मुद्दा था शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र विकास। तो समग्र विकास का मतलब ही होता है कि हर नागरिक हमारा स्वस्थ स्वच्छ समाज हो, देश हो, हर नागरिक की एक अंदर नैतिकता हो। इन्हीं बातों के साथ बच्चों ने मंथन किया है और हमारे जो अतिथि आए थे उन्होंने अपने विचार रखे हैं। हर पार्टी के एक प्रवक्ता आए थे, उन्होंने अतिथि कहाँ से थे? मतलब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह जी थे, कांग्रेस के संजीव सिंह जी थे और इस्तकबाल कुरैशी जी जो है समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। एक वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र त्रिपाठी जी थे। इन लोगों ने मिलके, और विद्यालय के पत्रकारिता का छात्र सन्नत सिंह था, इन्होंने उसको मॉडरेट किया और अच्छे प्रश्न पूछे हैं। उसके जो निष्कर्ष उत्तर निकल के आएंगे, मुझे लगता है कि आवाज़ इनकी दिल्ली तक जाएगी। और प्रदेश में 2027 में चुनाव है तो युवाओं के हाथ में बागडोर है, युवा सबसे अधिक संख्या में है। अभी युवाओं के साथ कुछ अनहोनी हुई है, युवाओं ने कुछ गलतियां की हैं, उनको सिखाने समझाने के लिए ही ये कार्यक्रम हो रहा है कि इस विद्यालय से जो युवा निकल कर के सड़क पर जाए वो इतना समझदार हो कि वो कभी इस तरह के कदम न उठाए कि अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को गाली दे रहे हैं। तो संजीव जी, क्या रहा विचार मंथन कार्यक्रम में और किन बिंदुओं पर चर्चा हुई इस पर? विचार मंथन कार्यक्रम काफ़ी सराहनीय रहा
और जिस तरह से अतुलानंद स्कूल प्रबंधन ने, यहाँ के शिक्षकों ने और छात्रों ने, इनका ये 4th सेशन था और शिक्षा के, स्वास्थ्य के और वर्तमान उत्तर प्रदेश के कई विषयों पे बड़े अच्छे मतलब सवाल आए, छात्रों के बीच से भी आए और उसका जवाब बखूबी मुझे लगता है कि हम विपक्ष के होने के नाते अपने कांग्रेस पार्टी की तरफ से रखा। और 2-3 चीज़ें और देखने को मिली कि यहाँ पर एक सकारात्मक रूप से विपक्ष ने जो अपनी भूमिका रखी, कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने उस पर जहाँ गलतियाँ थी उसको स्वीकार उन्होंने किया और हम सबके सवालों का जवाब भी बखूबी देने का काम भी किया। जहाँ तक युवाओं का मामला है, अभी भी जिस तरह से जेनजी का मामला गर्म है उस पर बसते नज़र आ रहे हैं, गंगा का मामला उस पर बसते नज़र आ रहे हैं, किसान का मामला उस पर बसते नज़र आ रहे हैं, लैंड ऑर्डर के इशू पे बसते नज़र आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो इलेक्शन समर है 6 महीने का, वो उसका प्रभाव ज़्यादा दिखा उनके ऊपर। तो एक जेनजी आपने वहाँ जंतर मंतर के पास देखा था, एक जेनजी यहाँ सदन में देखे हैं क्लास में, क्या अंतर दिखता है दोनों में? मुझे लगता है कि जेनजी जो है आज इस देश के डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने का काम किया है। वो आंदोलन ने ये भूमिका निभाई और स्वागत करना चाहिए, क्योंकि सत्ताधारी अपने सत्ता के अहंकार में थे और विपक्ष भी कहीं पीछे रह गया था, उसको भी जगाने का काम किया। तो जिस तरह से जेनजी जंतर मंतर से उठ करके और पूरे देश में एक मैसेज दिया है कि नौजवानों की आवाज़ सुनने का काम जो भी सत्ता नहीं करेगी उसको शायद दोबारा मौका नहीं देने वाले हैं। तो क्या उनके तरीकों का आप समर्थन करते हैं? देखिए, तरीके तो दोनों तरफ से हैं, तरीके तो उधर से भी हैं, क्योंकि ये जो जेनजी है ये 2008-10 में पैदा हुआ और स्कूल कॉलेज में 2013-14 में गया। तो किसने शिक्षित प्रशिक्षित किया? मौका तो उनको भी दिया था प्रधानमंत्री बनने का, मौका उनको भी दिया सरकार चलाने का, लेकिन जब उनकी भाषा में 50,000 की गर्लफ्रेंड हो जाएगी, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड हो जाएगी, उनकी भाषा में जब जर्सी गाय हो जाएगी, हाइब्रिड बछड़ा हो जाएगा, तो उस बच्चे ने भी वही सीखा, तो वही जंतर मंतर पे भाषा बोली। तो मुझे लगता है कि भाषाई संतुलन ऊपर से नीचे भी सुधारना पड़ेगा। इस्तकबाल जी, अभी संत अतुलानंद कॉलेज में विमर्श 4.0 का आयोजन किया गया था। इसमें तमाम तरह की राजनीतिक बातें सामने आई और विपक्ष ने भाजपा से कई सवाल भी किए हैं, लेकिन मेन मामला बना था वही जंतर मंतर वाला। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, जंतर मंतर पे जो पढ़ने वाले लड़के जो नीट परीक्षा में लीक पेपर हुए हिंदुस्तान के अंदर, जो लड़के 3-3 साल, 2-2 साल, 4-4 साल, 5-5 साल मेहनत करके लाखों लाख बर्बाद करके अपनी तैयारी किए और देश की सरकार ने उस पर्चा को लीक कर दिया। देश की वो नौजवान कह रहा है कि हम गरीब लोग कैसे उस मेडिकल के परीक्षा में पास करके जाएंगे। जो नीट की परीक्षा है उसके सवाल पर हम सवाल करने आए थे देश की जनता से। जिन जो थे वो ये इनकलाब पैदा कर दिया हिंदुस्तान के अंदर, नौजवानों के अंदर। हुकूमत ने जो बेरोज़गारी पूरे देश को दी थी, जो पेपर लीक कराया था, वो नौजवान ये कह रहा है कि देश के शिक्षा मंत्री जी का आधी रात को आके प्रधानमंत्री जी को कहना और नौजवानों पे, बच्चों पे लाठीचार्ज होकर 47 गोली चलवाना, ये हिंदुस्तान के अंदर एक कलंक का दिन है। और अपने देश के बच्चों को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, चाइनीज़ कह के पुकारा जा रहा है। क्या मैं इस देश की आबादी का नौजवान बच्चा नहीं हूँ? वो देश की आबादी, वो नौजवान जिन जो है, उनके अंदर इस तरीके का इनकलाब आया है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।